नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन गद्य शिक्षण को शुरू करने जा रहे हैं। व्याकरण शिक्षण को अपन ने कंप्लीट कर लिया है। व्याकरण शिक्षण की बेसिक जो जानकारी है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। साथ ही जो व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं वो भी अपन ने कर ली हैं, और व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना कैसे तैयार की जाती है इसको भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में अपन गद्य शिक्षण को शुरू कर रहे हैं दोस्तों, और ये यूनिट नंबर 4 है अपनी संस्कृत की। यूनिट नंबर 4 में ये 9वां वीडियो है और गद्य शिक्षण का ये पहला वीडियो है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। गद्य जो शब्द है वो गद्य धातु और यत्त प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? जो गद्य शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? ग्रहणम अभिव्यक्तिश्च, यानी कि अर्थ ग्रहण करना और अपने शब्दों को, अपने विचारों को व्यक्त करना जो है, इसकी योग्यता विकसित करने का जो उद्देश्य है वो किसका है? गद्य शिक्षण का उद्देश्य। यानी गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? एक तो अर्थ ग्रहण करना, और दूसरा जो है अभिव्यक्ति को अपने शब्दों की अभिव्यक्ति जो है करने में बच्चे को समर्थ बनाना, जो है ये उद्देश्य है आपका गद्य शिक्षण का। अब दोस्तों बात करें गद्य का सर्वप्रथम दर्शन अपने को कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। दोस्तों ये थोड़ी टेक्निकल बातें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बस ध्यान में रखने, बाकी इनको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। गद्य का सबसे पहले जो दर्शन होता है वो कौन से वेद में होता है? यजुर्वेद में होता है। दंडी के अनुसार और विश्वनाथ के अनुसार इसकी दो परिभाषाएं जो गद्य की हैं वो देखेंगे। दंडी के अनुसार क्या परिभाषा है? अपादः पद संतानो लक्षणम, ये है दंडी के अनुसार गद्य की परिभाषा। और विश्वनाथ के अनुसार है वर्तबंध रहितम गधम। तो ये आपकी जो गद्य की परिभाषा है ये है विश्वनाथ के अनुसार। ये दो परिभाषाएं हैं, थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा, बाकी एग्जाम की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है। अब दोस्तों बात करें तो गद्य के प्रकारों की, तो गद्य के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक तो कथा है ये, और एक क्या है? आख्यायिकी। कथा में जो आपका कथानक होता है वो होता है कल्पित। कथानक मतलब एक लघु कथा। लघु कथा जो है उसी को अपन कथानक बोल देते हैं। तो ये जो लघु कथा होती है ये, इसमें कथा में क्या होती है? कल्पित होती है, यानी कल्पना की हुई होती है। जबकि आख्यायिका, यानी अगर कोई ऐतिहासिक कहानी है तो उसको आख्यायिका बोलेंगे, और अगर काल्पनिक है तो उसको अपन जो है कथा बोलते हैं। ठीक है, सीधी सी बात यही है। जैसे कादम्बरी है, ये बाणभट्ट की लिखी हुई है, एक काल्पनिक कहानी है। जबकि हर्षचरित्रम ये भी बाणभट्ट की लिखी हुई है, लेकिन ये हर्ष के जीवन के ऊपर आधारित है, इसलिए इसको आख्यायिकी बोलेंगे, कथा नहीं बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कथा और आख्यायिकी में क्या अंतर है। आख्यायिकी कोई ऐतिहासिक कहानी अगर वो है तो आख्यायिकी के अंतर्गत आएगी, और अगर कोई आपका काल्पनिक कहानी है तो वो जो गद्य का प्रकार हुआ वो कौन सा हुआ? कथा के अंतर्गत वो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो गद्य के दो प्रकार हो गए, कथा और आख्यायिकी। दोनों में अंतर क्या है? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। गद्य कविनाम निक्सम वदंती, यानी कवि, निक्सम का मतलब होता है बुद्धिमती। बुद्धिमता कितनी है, बुद्धिमता कितनी है कवि की, ये बताता कौन है? गद्य। यानी कि कवियों की विद्वता की पहचान गद्य से होती है। गद्य के दो प्राण होते हैं, कौन कौन से? ओज गुण और समास बाहुल्य। गद्य के दो प्राण कौन से हैं? ओज गुण और समास बाहुल्य। इसके लिए गद्य के दो गुण है, इसके लिए एक सूत्र भी है। ओजस्य समास भूयस्त्वम एतद गद्यस्य जीवितम। ठीक है, यानी कि ओज गुण और समास बाहुल्य जो हैं वो गद्य के क्या हैं? दो प्राण हैं, जिसके कारण वह जिंदा रहता है। इसका मतलब यही है। ठीक है, तो ध्यान में क्या रखना है कि गद्य के दो प्राण हैं, ओज गुण और समास बाहुल्य। दोस्तों विशेषता की बात करें गद्य शिक्षण की, तो विशेषता के तौर पे देखें तो पहली विशेषता अपन देख सकते हैं कि विचार विश्लेषण व भावों की अभिव्यक्ति पर इसमें बल दिया जाता है। यानी कि बच्चा विचारों का विश्लेषण कर सके अपने शब्दों में, और अपने भावों को अभिव्यक्त कर सके, बोल करके, लिख करके, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो विचार विश्लेषण और अभिव्यक्ति पर जो है, भावों की अभिव्यक्ति पर गद्य शिक्षण में बल दिया जाता है। इसके अलावा शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कल्पना शक्ति का विकास भी इसमें किया जाता है। गद्य शिक्षण से शुद्ध उच्चारण, जो उच्चारण है वो भी शुद्ध होता है। सस्वर वाचन, भाई वाचन अपन
स्वर के साथ वाचन करेंगे यानी जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे तो अपना उच्चारण क्या होगा, शुद्ध होगा। इसके अलावा कल्पना शक्ति का भी इसमें विकास होता है। अपन कहानी पढ़ेंगे, आख्यायिकी पढ़ेंगे, कथा पढ़ेंगे, आख्यायिकी अगर पढ़ेंगे तो उससे अपनी कल्पना शक्ति का भी क्या होता है, विकास होता है। दोस्तों ये है आपकी विशेषता एक गद्य शिक्षण की। एक और विशेषता क्या है, विवेचनात्मक तथा समीक्षात्मक तथा समालोचनात्मक शक्ति का विकास। दोस्तों ये शब्द जो हैं ये एक जैसे लग रहे हैं कि विवेचनात्मक, समीक्षात्मक यानी कोई, और समालोचनात्मक। समालोचनात्मक यानी मतलब पॉजिटिव रूप से किसी चीज़ की आलोचना करना एक प्रकार से, या फिर उसमें सुधार की दृष्टि से आलोचना करने की योग्यता जो वो समालोचना एक प्रकार से माना जाता है। जैसे कोई बच्चा जो है वो खड़ा होकर के किसी चीज़ के ऊपर, जैसे कोई भी उसको टॉपिक दे दिया और उसके ऊपर अपने भावों की अभिव्यक्ति वह कर रहा है, ठीक है, इससे सस्वर वाचन के साथ ऐसा वह कर रहा है, ठीक। अब दूसरे बच्चे को अपन पूछेंगे कि इसने क्या जो बोला है वो सही बोला है, आपके इसके ऊपर विचार क्या हैं, अगर आपके विचार इससे नहीं मिलते तो आप इसकी आलोचना किस प्रकार से करते हैं। तो दूसरा बच्चा खड़ा होकर के उसकी विवेचना करेगा जो उसने बोला, फिर उसकी समीक्षा करेगा और फिर उसकी अपनी समालोचनात्मक शक्ति का प्रयोग करके बता सकता है कि इसने जो बोला वो ठीक है इस दृष्टि से और इस दृष्टि से ये गलत है, ठीक है दोस्तों। तो ये होती है आपकी समालोचनात्मक शक्ति, इन तीनों चीज़ों का इसमें विकास होता है। तो यहाँ पे गद्य शिक्षण की ये आपको मैंने बता दिए हैं विशेषताएं। यही विशेषताएं ध्यान में क्या रखना है, गद्य के 2 गुण हैं, ओज गुण और समास बाहुल्य। इसके अलावा विचार विश्लेषण की योग्यता होती है, बच्चे में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक और समालोचनात्मक शक्ति का विकास होता है, सस्वर वाचन के कारण शुद्ध उच्चारण का भी विकास होता है, कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। तो सारी चीज़ें गद्य शिक्षण से ये बढ़ती हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं गद्य शिक्षण की विधियों के बारे में। और सबसे पहली विधि अपन पढ़ेंगे उद्बोधन विधि, या जिसको अर्थबोध विधि भी बोलते हैं, जो कि प्राथमिक स्तर हेतु गद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। क्यों, देखिए गद्य शिक्षण की विधियां वस्तुतः काठिन्य निवारण की विधियां। काठिन्य निवारण यानी गद्य को पढ़ाते समय बीच में अगर कोई कठिन शब्द आ गया और उसका अर्थ बच्चों को नहीं पता है तो उसका अर्थ अपन बच्चों को बताएंगे। अब उसका अर्थ बताने की कई विधियां हैं, जैसे एक है उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि, और भी विधियां हैं वो अपन कल पढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज अपन सिर्फ उद्बोधन विधि के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उद्बोधन विधि यानी कि अर्थबोध विधि जो है वो आपकी कौन सी कक्षाओं के लिए, प्राथमिक कक्षा यानी 1 से लेकर के 5 तक जो है उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि को महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है दोस्तों। इस विधि में अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को बताने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेता है। मान लीजिए एक पाठ पढ़ा रहा है, बीच में कोई कठिन शब्द आ गया जिसका अर्थ बच्चों को पता नहीं है, तो उस शब्द का अर्थ बताने के लिए कई साधनों का सहारा लेता है। जब जैसे पहला साधन क्या ले सकता है, चित्र का सहारा ले सकता है, या फिर रेखा चित्र का भी सहारा ले सकता है। जैसे मानचित्र दिखा करके अर्थ समझाया जा सकता है, जैसे महापुरुष का कोई चित्र दिखा करके, गणितीय आकृतियाँ दिखा करके, देश या प्रदेशों के नाम बता करके। जैसे मान लीजिए त्रिभुज शब्द दे दिया, ठीक है, मान लीजिए बच्चे को अपन पढ़ा रहे हैं एक गद्य पाठ और उसमें त्रिभुज शब्द आ गया और बच्चे को पता ही नहीं है कि त्रिभुज क्या है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, उसको चित्र दिखा सकते हैं इस प्रकार का। अब ये इस चित्र को देख करके बच्चा समझ जाएगा कि ये क्या है, कि त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, एक त्रिभुज है। और यहाँ पे अपन ने 2 चीज़ें कर दिया, तो त्रिभुज का अर्थ भी बता दिया, साथ साथ में अपन ने ये भी बता दिया, गणित का ज्ञान भी प्रदान कर दिया कि त्रिभुज की आकृति ऐसी होती है। तो इस प्रकार से जो है चित्र या रेखा चित्र दिखा करके भी जो अपन शब्दों का, कठिन शब्दों का अर्थ बता सकते हैं। दूसरा उद्बोधन विधि में ही है ये भी, प्रकृति या मॉडल प्रतिकृति या मॉडल दिखा करके, कोई मॉडल दिखा करके, जैसे ज्वालामुखी का मॉडल दिखा करके ज्वालामुखी के बारे में बता देना, आपदा प्रबंधन, यातायात व्यवस्था आदि जो मॉडलों के द्वारा भी अपन बच्चों को समझा सकते हैं। इसके अलावा है प्रत्यक्ष अभिनय करके, यानी कि प्रत्यक्ष अभिनय यानी कि कोई शब्द आ गया ऐसा मान लीजिए, उसको अगर अध्यापक अभिनय करके भी बच्चों के, प्रत्यक्ष मतलब
प्रत्यक्ष यानी कि अक्षी के सामने, प्रत्यक्ष का मतलब अक्षी के सामने यानी आँख के सामने, यानी बच्चों की आँखों के सामने, बच्चों की नज़रों के सामने अध्यापक के द्वारा अभिनय करके जो है वो बताया जा सकता है शब्द का अर्थ आसानी से। जैसे हंसकर, गाकर भी बताया जा सकता है, दौड़कर बताया जा सकता है, पढ़कर बताया जा सकता है आदि क्रियाएं करके प्रत्यक्ष अभिनय द्वारा भी शब्द का अर्थ बताया जा सकता है। और ज़्यादातर इसी का उपयोग जो है क्लासों में आजकल किया जाता है। लेकिन करना किसका चाहिए ज़्यादा, वो आपको पदार्थ का प्रत्यक्ष करा करके या मॉडल चित्र आदि दिखा करके ज़्यादा बेहतर रहता है। हालांकि इस सब के लिए सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं, इसलिए जो आपकी प्रत्यक्ष अभिनय है वो भी गलत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसका उपयोग भी अपने को करना चाहिए, साथ में मॉडल्स चित्र उनका भी उपयोग करना चाहिए। पदार्थ का प्रत्यक्ष कराकर, जैसे पुष्प के बारे में अपन पढ़ा रहे हैं विज्ञान में, तो एक फूल लेकर के आ जाएंगे और उस पुष्प के माध्यम से जो है बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे रुचि लेकर के पढ़ेंगे। जैसे किसी फल के बारे में बता रहे हैं कि आवर्त बीजी है या नहीं है, तो कैसे है, तो उसको काट करके बता सकते हैं फल को, तो प्रत्यक्ष रूप से फल दिखा सकते हैं। पुस्तक लेकर के पढ़ा सकते हैं, फर्नीचर आदि को दिखाकर जो है वो अपन पाठ को अपने पढ़ा सकते हैं। जैसे बल का मान लीजिए पाठ है, तो बल कैसे कार्य करता है, ठीक है, कैसे बताएंगे अपने बता सकते हैं कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर अगर अपन दाब लगाते हैं या अपन उसको धक्का देते हैं तो वो क्या आगे खिसक जाती है, ठीक है, और यही क्या है बल लगाना एक प्रकार से कहलाता है। तो अपन मेज को या टेबल को जो है वो धक्का लगा करके बच्चों को दिखा देंगे कि इस प्रकार से बल वस्तु पर लगाया जा सकता है, और जिस दिशा में बल लगाया जाता है उसी दिशा में वस्तु क्या है आगे खिसकती है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष वस्तुओं का अपन यूज कर सकते हैं। इस विधि के गुण क्या हैं, ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्र इसमें सक्रिय होता है, साथ ही रुचिकर शिक्षण के कारण ज्ञान में स्थायित्व इसमें आता है। अब अगर बच्चा जो है वो टेबल को आगे खिसकता हुआ देख लेगा तो बच्चा जो कभी नहीं भूलेगा, बच्चा हमेशा ये याद रखेगा कि जिस दिशा में बल लगता है वस्तु उसी दिशा में खिसकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर गद्य शिक्षण को लेकर के आपके और हमारे विचार कहीं भी मिले हों, आपको वीडियो पसंद आया हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए डेली लेके आता हूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों कल टेस्ट नहीं आया था तो, और आज भी शायद नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ी व्यस्तता परिवार में चल रही है और आपको पता है रीज़न क्या है। तो अभी तो मैं संस्कृत के वीडियो ही आपको प्रोवाइड करवा पाऊँगा, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपको साइंस के टेस्ट भी अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।